चलिए देखना, अब पूरा सिद्धांत हम पढ़ चुके। इसी सिद्धांत के आधार पर जितने भी प्रश्न आपके आए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो उन पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस आधार पर हमको प्रश्न जो है वो पेपर में करने हैं। उसी के आधार पर भाई जैसे प्रश्न यहां है वैसे ही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो सीधे चलते हैं समझना। सबसे पहले क्या दिया है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है, और क्या दुविधा प्रस्तुत की गई है, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, समझ क्या कहा गया। यहां पर कहा गया कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हेंज की दुविधा क्या, वही जो हेंज की कहानी या हाइलेस की कहानी जो कोहल वर्ग ने सुनाई थी कि उसकी पत्नी बीमार होती है, वो जाता है दवा व्यापारी से दवा मांगता है, वो मना कर देता है, वो चोरी करने के लिए क्या हो जाता है तैयार। तो यहां पर कहा गया कि वो हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है, उस दुविधा के लिए उसने प्रतिक्रिया क्या की, व्यक्त की। कहानी सुनाने के बाद, कहानी सुनने के बाद प्रतिक्रिया दी कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। क्यों, क्योंकि चोरी करना अपराध है, और चोरी करना अपराध है, ऐसा करने से समाज में क्या फैलेगी, अव्यवस्था होगी। और हमने आपको कहा था कि अगर चोरी करने को इसलिए मना किया जाए कि समाज में कोई अव्यवस्था ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था बनी रहे, तो वह व्यक्ति किस अवस्था पर होगा, निश्चित सी बात है पारंपरिक स्तर की दूसरी अवस्था के अंतर्गत वो क्या है आपका आएगा। और पारंपरिक स्तर में पहला होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरी आपकी व्यवस्था होती है सामाजिक या लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून एवं सामाजिक व्यवस्था। बात समझ पाए। तो पहला ऐसा तो है नहीं कि वो दंड से बचने के लिए ऐसा कह रहा है, या ऐसा कहीं नहीं कहा कि अगर वो ऐसा अपराध करता है तो पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी और पीटेगी अलग, तो ये तो है नहीं हमारा ऑप्शन, क्योंकि अगर आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास नहीं होगा। दूसरा कहा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, उसने ऐसा भी नहीं कहा कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हिंज ने महंगे दामों पर दवा को बेच रहा है, तो जैसे वो महंगे दामों पर बेच रहा है वैसे ये बिना पैसे दिए और क्या कर ले, अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले। बात समझ पाई कि नहीं। तो ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास हो। तीसरा कहा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ऐसा भी नहीं कहा गया कि भैया हिंज को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हिंज एक अच्छा लड़का है। बात समझ पाए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, तो ऐसा भी नहीं कहा गया, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास भी नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन बच गया है कानून व्यवस्था अभिविन्यास, तो यही फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं। क्यों सही होगा उसका रीजन हमने तुम्हें दिया है। चलिए फिर समझते हैं सर, और जहां भी समझ में ना आए तो सर पूछने की कोशिश करना, समझना। दूसरा प्रश्न क्या कहा है, दूसरा प्रश्न को समझते हैं कि आखिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा। दूसरा प्रश्न कहता है कि हिंज दुविधा सुनने के बाद, अब समझना ये सारे प्रश्न जो है वो आपके हिंज से रिलेटेड रहेंगे, आप पेपर में आए हुए। हिंज दुविधा को सुनने के बाद, यानी कि हिंज की दुविधा सुन लेता है, और 8 वर्षीय गुरप्रीत, तो वैसे तो यही क्लियर हो गया। 8 वर्षीय का मतलब क्या, पहली अवस्था में 3 से 10 वर्ष तक के बाल निकल लिए जाएंगे, दूसरी अवस्था में 10 से 13 वर्ष तक के बालक, और 13 से 16 वर्ष तक के बालक, और पहली अवस्था में 3 से 10 वर्ष थे। तो पहली अवस्था 3 से 10 का मतलब है पूर्व पारंपरिक, ये अवस्था रहेगी पारंपरिक, और ये रहेगी पश्च या उत्तर पारंपरिक। बात समझ पाई कि नहीं। यानी कि तो स्पष्ट ही हो गया यहां, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या कह रहा, क्योंकि यहां अवस्थाएं नहीं पूछी हैं, यहां स्तर नहीं पूछे हैं, ये तो स्तर है। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, पश्च पारंपरिक स्तर, स्तर नहीं पूछे, वो अवस्था पूछ रहा। यानी कि इसके अंदर 2 अवस्थाएं हैं, उनमें से क्या, या इनके अंदर 2 अवस्थाएं उनमें से क्या, या इनके अंदर 2 अवस्थाएं उनमें से क्या। तो प्रश्न पढ़ते हैं 8 वर्षीय गुरप्रीत, यानी कि इतना तो तय है 8 वर्षीय, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर की कोई 2 अवस्थाओं में से एक होगा। या तो दंड एवं आज्ञाकारिता होगा, या फिर वही होगा जिसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय, या जिसको आप कह जाएं यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। यानी कि एक प्रकार से या तो स्वार्थ पर आधारित काम करेगा कि भैया 5 रुपए हमें दो तभी हम शैंपू लेके आएंगे तुम्हारे 10 रुपए के, या फिर हम दंड के आधार पर वो कार्य करने से बचेंगे। अब क्या कह रहा, हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। मतलब उसे इसकी जरूरत है का मतलब क्या, उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उसको जरूरत है पैसे की, वो चुरा ले।
नैतिक तर्क के इस स्तर पर बच्चे सही गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतें और चाहतों के आधार पर करते हैं। यानी कि यहां पर बच्चा सही और गलत का निर्णय किसके आधार पर ले रहा है कि भैया हमारी चाहत या हमारी जरूरत यानी कि हमारा खुद का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तभी हम इस कार्य को करेंगे। और ये आपका किस अवस्था में कहा गया है? दूसरी अवस्था में कहा गया है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये तो है नहीं, दंड के आधार पर तो वो रुक नहीं रहा कि भैया हमें दंड मिलेगा, हम ये चोरी नहीं करते। वो कह रहा चोरी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, और जरूरत का मतलब है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। तो आपका दूसरा ही आपका क्या होगा? सही होगा। यहां पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की को नहीं कहा गया कि बेटा तुम्हें इस बच्चे के जैसा बन के दिखाना है, ना ही ऐसा कहा गया कि तुम्हें समाज में कानून व्यवस्था क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो तीसरा चौथा दोनों गलत, केवल दूसरा आपका ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं सर? फिर आगे चलते हैं सर, देखना इसके बाद लेते हैं और कहा गया है इसमें सर, फिर वही थोड़ा प्रश्न ले लेते हैं। ये चलिए देखना, आप चारों ऑप्शन आ जाएंगे, देखना आप चारों ऑप्शन आ जाए, देखना समझना क्या कहा गया है। यहां पर कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। अब वो ये नहीं कह रहे कि बताइए वो किस अवस्था पर होगा, अब कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर अवस्था पर है, तो लॉ एंड ऑर्डर अवस्था क्या कहती है? कानून एवं व्यवस्था अवस्था कहती है हम अपने व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए हम वो कार्य करेंगे जो कानून की नजर में क्या हो? मान्य हो। हमें चोरी करने का अवसर मिल रहा, हिंज कह रहा हम तब भी चोरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चोरी करना कानून के क्या है? खिलाफ है। इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, कोई भी चोरी कर लेगा जिसको जरूरत होगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर क्या कहा, अब उसका मत क्या है वो पढ़ लेते हैं। कानून तथा नियमों को पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। अरे भैया, अन्य व्यक्तियों को अगर कानून का पालन अन्य व्यक्तियों को अगर वो प्रसन्न करने के लिए करेगा तो फिर वो इस अवस्था पर नहीं आएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की भी विन्यास पर आ जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि जब हम किन्हीं अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए भैया हम चश्मा लगा के घूमेंगे, हम बुद्धिमान छात्र या होशियार छात्र के चमचे बन जाएंगे, तो फिर निश्चित सी बात है कि हमारी भी प्रसन्नता होगी। तो प्रसन्नता पाने के लिए जब कोई कार्य किया जाए तब तो वो आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पर होगा, जबकि वो है नहीं तो पहला तो आपका ऑप्शन है नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है, दूसरे को पढ़ने बाद में, कानून तथा नियमों को पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये कह ही नहीं रहा कानून एवं व्यवस्था में दंड से नहीं बचना, दंड से तो पहली अवस्था में बचना है आज्ञा पालन में, तो दूसरा भी हमारा ऑप्शन नहीं। तीसरा कह रहा कानून एवं नियमों का पालन करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। यानी कि वो कह रहा है कि भैया हम तब इस कानून की पूर्ति, हम इस कानून या नियम का तभी पालन करेंगे जब हमारा खुद का स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। यानी कि ये तो एक प्रकार से दूसरी अवस्था है। बात समझ पा रहे कि नहीं? यांत्रिक अभिविन्यास अवस्था है जिसमें हमारा स्वार्थ, ये हमारी आवश्यकता का मतलब क्या है? हमारी आवश्यकता का मतलब स्वार्थ है कि जब हमारी खुद की आवश्यकता पूरी होगी तभी हम किसी कार्य को करेंगे, तभी हम किसी नियम का पालन करेंगे। तो ये चौथा भी हमारा ऑप्शन नहीं, दंड से बचने के लिए ये भी ऑप्शन नहीं। पहला हमने काट भी दिया है तो फिर आपका बच गया दूसरा, और उसको भी पढ़ लेते हैं। कानून एवं अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली क्या बनी रहे? सुगम बनी रहे। और यही कहा है कि हमें इसलिए कानून का पालन करना है, इसलिए आज्ञा माननी है ताकि सामाजिक प्रणाली, एक सामाजिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था समाज में क्या रहे? बनी रहे। हमने एक्सप्लेन किया है आपको, नहीं तो ऐसे कोई भी चुरा ले जाएगा कि भैया हमें जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम जाते हैं दुकान में ताला तोड़ते हैं और चुरा लेते हैं। लेकिन वो कह रहा नहीं, ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, किसी को जिसको भी जरूरत होगी वो क्या कर लेगा? जाके दुकान में से चोरी कर लेगा। बात समझ पा रहे? तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ही विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए सर आगे चलते हैं, देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार क्या कहा गया है कि व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। देखना सर जरा क्या कह रहा है, समझ। यहां पर कहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में क्या करता है? जांचता है।
मतलब हम दूसरे के व्यवहार को तभी सही कहेंगे जब हमारी खुद की जरूरत और खुद की इच्छा पूरी हो रही हो। नहीं तो हमारा तो यही नियम है कि भैया हमारे मित्र ने हमें पेंसिल नहीं दी जरूरत पड़ने पर, तो उसका चाहे एग्जाम ही क्यों ना छूट रहा हो, हम उसको पेंसिल नहीं देंगे। यानी कि हम टिट फॉर टैट करेंगे, जैसे को तैसा का भाव रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि हमारा स्वार्थ तभी सिद्ध होगा। मम्मी हमसे खूब कहती रहे कि बेटा जाओ जाके 10 रुपए की शैंपू ले आओ, लेकिन जब तक मम्मी 5 का नोट हमें नहीं देंगी तब तक हम वो काम नहीं करेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? तो हम अपने और दूसरे के व्यवहार को किस आधार पर जांचें? जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचें। तो निश्चित सी बात है कि कौन सी अवस्था होगी? दूसरी अवस्था होगी। बात समझ पाई कि नहीं? अब दूसरी अवस्था क्या? तो आज्ञा पालन और दंड तो अभिविन्यास तो है नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह नहीं कहा गया कि दंड से बचने के लिए वो दूसरों के व्यवहार को समझे कि दूसरे आखिर क्या चाहते हैं, या अपना व्यवहार को दंड से बचने के लिए बदले। यहां यह भी नहीं कहा गया कि वो समाज में मम्मी पापा को खुश करने के लिए ऐसा काम करे, क्योंकि जब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए काम करेगा तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास होगा। यहां यह भी नहीं कहा गया कि नहीं तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है क्योंकि समाज में एक व्यवस्था मेंटेन करनी है, जबकि वो क्या कह रहा है? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। आप दूसरों के व्यवहार को अपनी जरूरत और अपने इच्छाओं के संदर्भ में क्या करेंगे? जांचेंगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूं। और ये आपको हमने समझाया है कि जैसे को तैसा, यानी कि जैसा उसने मेरे साथ किया, मुझे जरूरत थी होमवर्क की, मैं एक दिन स्कूल नहीं गया, उसने मुझे कॉपी नहीं दी, तो मैं भी उसकी जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करूंगा। तुम मुझे 5 रुपए की टिक्की पिलाओ तो मैं तुम्हें 5 रुपए की टिक्की पिलाऊंगा। यानी कि किस पर आधारित है? तो याद रखना है यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास पर आधारित है। बात समझ पाई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलिए देखना अगला समझते हैं। अब इसमें सीधा क्या पूछा है? चरण पूछा है। तो अवस्थाएं पूछ ली, तो थोड़ा चरण पर मेहनत कर लेते हैं। क्या कोई चरण क्या है? अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जैसे हमने आपको चरण बताया है पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चरण अगर कोई कहे तो पहला चरण जो रहेगा वो आपका पूर्व पारंपरिक चरण रहेगा, यानी कि पूर्व पारंपरिक। दूसरा जो रहेगा वो आपका पारंपरिक रहेगा, जिसको नैतिक कहेंगे। और तीसरा जो रहेगा वो पश्च पारंपरिक। इसके अंदर 2 अवस्थाएं, इसके अंदर 2 अवस्थाएं, इसके अंदर 2 अवस्थाएं। अब जरूरी नहीं कि अगर पहली अवस्था दंड एवं आज्ञा पालन की बात वो कर रहा है इस ऑप्शन में, और दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था नहीं दी गई है, तो वो चरण को ही टिक करेंगे हम। बात समझ गए? अगर हो सकता है यहां पर वस्तु विनिमय अभिविन्यास दिया हो या यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास दिया गया हो, और जिसमें केवल स्वार्थ की बात की गई हो, और हमारे ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो भी तो हम यही टिक करेंगे पूर्व पारंपरिक स्तर, क्योंकि वो अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आएगी? पहले के अंतर्गत। ठीक है, तो इस आधार पर अब प्रश्न हमको हल करना है। देखना सर, समझना, देखना। यहां पर कहा है निशा अपना गृहकार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृहकार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका के द्वारा शर्मिंदा किया जाने से बच सके। तो लॉरेंस कोहन वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तर्क का यह तर्क जो है वो किस चरण को दर्शाता है? समझिए सर, समझना। फिर से समझाते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक लड़की है, कौन सी लड़की है? निशा। वो अपना गृहकार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है कि भैया हमें अपना होमवर्क पूरा कर लेने दो, नहीं तो क्या होगा? पूरा ना होने के कारण होमवर्क या गृहकार्य अगर पूरा नहीं किया तो अध्यापिका के द्वारा हमको बेइज्जत किया जाएगा, शर्मिंदा किया जाएगा। तो शर्मिंदा ना होना पड़े, भाई अध्यापक तो हमारी बेइज्जती करेगा, कहेगा तुम बहुत गंदे लड़के हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, होमवर्क नहीं करते हो। तो उससे बचने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, यानी कि कोई हमको गंदा लड़का ना बोले, हमको हर कोई क्या बोले? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बोले। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यहां ये नहीं कहा कि जो निशा है वो अध्यापक के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के लिए होमवर्क करती है। अगर दंड दिया होता शर्मिंदा की जगह, ध्यान से समझना है, शर्मिंदा का मतलब क्या है? भैया आपकी बेइज्जती करेगा टीचर कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, आवारा हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम अच्छी लड़की नहीं हो।
लेकिन हम अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए अगर गृह कार्य कर रहे हैं तो हम किस अवस्था पर होंगे? तीसरी अवस्था पर होंगे। और तीसरी अवस्था किस चरण के अंतर्गत आएगी? पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पारंपरिक स्तर है, वो पारंपरिक स्तर यानी कि जो आपका पारंपरिक स्तर है वो दो रूपों में चलता है। एक तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की जिसको आप कहते हो, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, और दूसरी तरफ रहता है आपका लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून एवं सामाजिक व्यवस्था, यानी कि कानून एवं सामाजिक व्यवस्था। तो दूसरी तरफ आपका ये रहता है और पहली तरफ अच्छा लड़का अच्छी लड़की रहती है। तो याद रखना ये किसके अंतर्गत आएगा? सीधा पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आएगा। यानी कि कौन सा स्तर रहेगा? पारंपरिक स्तर रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं? यहां अगर शर्मिंदा की जगह, ध्यान रखना, शर्मिंदा दंड मत समझ लेना, नहीं तुमको कि शर्मिंदा उसको बेइज्जत किया जाएगा तो उसको एक प्रकार से दंड मिला, नहीं, जब तक वो खुद स्पष्ट ना कहे कि हम इसको दंड दे रहे हैं। किसी शब्द का मतलब अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है। उसने कहा है शर्मिंदा, यानी कि उसको बैड बॉय बैड गर्ल कहा जाएगा, और वो बैड गर्ल से बचने के लिए होमवर्क कर रही है ताकि उसको गुड गर्ल कहा जाए। यानी कि किस अवस्था को दर्शाएगा? अच्छा लड़की अच्छी लड़की, लेकिन ये किसके स्तर के अंतर्गत आएगा? दूसरे स्तर के अंतर्गत। तो दूसरा स्तर आपका कौन सा है? पारंपरिक, यानी कि हमारा परंपरागत स्तर जो है वो क्या रहेगा? सही, ना तो पूर्व परंपरागत रहेगा, ना उत्तर परंपरागत, ना औपचारिक परंपरागत। अगर वो यहां कह देते कि दंड से बचने के लिए होमवर्क करती है, तो दंड से बचने के लिए होमवर्क करेगी, यानी कि तब वह किस अवस्था पर होगी? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास पर। बात समझ रहे? चलिए देखिए, मतलब जरूरी नहीं, आपको हमने एकदम स्पष्ट किया है, और आप एक लाइन में अगर फिर समझें तो फिर समझना, मतलब वन वर्ड। पहली अवस्था में अगर वो दंड से बचने के लिए कोई कार्य कर रही है तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास पर, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई काम कर रही है तो आपका एक प्रकार से व्यक्ति विनिमयवाद पर या यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास पर काम करेगा। और अगर वो समाज को खुश रखने के लिए, अपनी वाहवाही पाने के लिए, समाज का अनुमोदन पाने के लिए काम करता है तो वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था पर रहेगा। लेकिन वो अगर अपने व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए समाज में कानून व्यवस्था मेंटेन करता है कि मैं फेल हो जाऊं या पास, लेकिन मैं नकल नहीं करूंगा, तो वो चौथी अवस्था पर आता है। लेकिन फिर अगर देखा जाए पांचवी अवस्था कि भैया हम अपने व्यक्तिगत, जिसमें हित भी शामिल है और उसी व्यक्तिगत हित में समाज का हित शामिल है, तो हम उस समाज के हित को देखते हुए कानून को बदल दें, और कानून बदला जाना चाहिए, तो फिर वो आपकी कौन सी अवस्था कहलाएगी? पांचवी अवस्था, जिसमें आपका आता है सामाजिक अनुबंधन अवस्था, और लास्ट में सार्वभौमिक अवस्था। मेरा जो हो सो देखा जाएगा, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ क्या कर जाऊंगा? बात समझ गए? चलिए अब फिर लेते हैं आगे, और इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखना, समझना क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। देखना, समझना, देखो जहां भी समझ में ना आए तो पूछने की कोशिश करना। ये पूर्व अभिसामयिक दिया है, अभिसामयिक दिया है, अभिसामयिक पश्चात दिया है, औपचारिक अभिसामयिक दिया है। मतलब क्या? ये अभिसामयिक को, चूंकि ये हिंदी का, वही हिंदी बदलती रहती है लेकिन इंग्लिश फिक्स रहती है। ये जो है वो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये कन्वेंशनल स्टेज है, और ये पश्चात पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। यानी कि ये जो स्तर है वो आपका पूर्व नैतिक स्तर है, जिसको हम पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं। ये अभिसामयिक का मतलब कन्वेंशनल, यानी कि ये आपकी जो दी गई है ये पारंपरिक, या एक प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? इसको नैतिक स्तर कहेंगे। और ये जो दिया गया है पश्च, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? पश्च नैतिक स्तर कहेंगे। यानी कि यही तीन अवस्थाएं जो है, इनके नाम बदल के दे दिए गए, तो आप परेशान नहीं होना। यही आपकी पूर्व पारंपरिक स्तर है, ये पारंपरिक स्तर है, और ये आपका क्या कहलाएगा? पश्च पारंपरिक स्तर कहलाएगा। तो ये इसको अभिसामयिक कह दिया। अभिसामयिक का मतलब क्या? इस समय से पूर्व, यानी कि अभी जो समय है उसके पूर्व, तो ये जो है वो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये कन्वेंशनल स्टेज है, और ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। इसी को हम पारंपरिक या नैतिक स्तर कहेंगे। अब पढ़ते हैं प्रश्न। नूरी तर्क देती है हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं, और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आधार पर अपनी क्रियाओं का क्या लेती है निर्णय? लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था पर है? बात समझ में आई होगी सर। अब तो प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किस अवस्था पर आएगा। क्या कहा है
कि हमें समाज के प्रति कुछ दायित्व है, उन दायित्वों के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि हमें एक प्रकार से हमें नकल नहीं करनी, हमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है। चाहे हम फेल हो या पास हो, नकल नहीं करेंगे। भाई हिंज कहता है हमारी पत्नी मरती हो तो मर जाए, लेकिन फिर भी मैं दवा की चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि समाज के कुछ नियम हैं, कानून और सामाजिक व्यवस्था मेंटेन रखनी। ऐसे तो किसी की भी तबीयत खराब होगी और वो जाके क्या कर लेगा, चोरी कर लेगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये किस अवस्था को दिखा रहा है कि ये तर्क जो है वो किस अवस्था को दिखाया जा रहा है। तो अवस्था आप क्लियर करेंगे, अपने आप स्तर क्लियर हो जाएगा। अवस्था जो रहेगी लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं सामाजिक अनुबंधन, कानून एवं सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक क्रम व्यवस्था जिसको आप कहें। और कानून एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए। तो ये आपकी फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आती है। और फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आपका फोर्थ स्टेज जो है वो किस चरण के अंतर्गत आएगा? तो नैतिक स्तर के अंतर्गत जो है वो ये क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो नैतिक स्तर यानी कि अभिसामायिक स्तर जो है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बात समझ रहे? पूर्व है नहीं आपका, अभिसामयिक है, अभिसामयिक पश्चात है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं सर? बोलिए, बताइए सर। चलिए देखना निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? ये तो एकदम ओरली है, मतलब एकदम ये तो सवाल आप मतलब एकदम हंसी आएगी, बताने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है उन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। चूंकि इसमें जीन प्याजे है नहीं तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। अब इस पर टाइम नहीं, ये भी एकदम सरल है। अच्छा हाँ सुनना, बताना क्या कहा है। कहा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा क्या किया गया है, वर्णित किया गया है, बताना सर। यहां पर कहा गया है कि बताइए किसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा क्या किया गया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा क्या किया गया है, किसे आपका क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। एक मिनट समझना, तो इसे किसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया? क्या पहला सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक या आत्म केंद्रित वाक? तो यहां पर आपने अगर पढ़ा होगा, चूंकि अभी तो आप केवल नैतिक विकास ही पढ़े हैं, लेकिन अगर देखा जाए आत्म केंद्रित वाक, तो आत्म केंद्रित वाक किसको कहा है? एक प्रकार से ये आत्म केंद्रित वाक है, ये आंतरिक वाक है। और ये आपका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसको ZPD आप बोलते हैं, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थोड़ी कोहलबर्ग ने बताया, ये तो आपके वाइगोत्स्की साहब बताते हैं, वाइगोत्स्की जो है वो बताते हैं। आंतरिक वाक जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, वो भी कौन बताता है? आपके वाइगोत्स्की साहब। वो कहते हैं कि आंतरिक वाक का मतलब है कि बच्चा अपने आप में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता हुआ करता रहता है, यानी कि एक प्रकार से अपने कार्यों की क्या बनाता रहता है, योजना। लेकिन दूसरा जो चौथी अवस्था है आत्म केंद्रित वाक, इसको जीन प्याजे ने उल्लेखित किया है कि बच्चा जो है वो अपने आप से ही वार्तालाप करता है, वो दूसरे की नहीं सुनता। तो ये जीन प्याजे ने दिया, ये वाइगोत्स्की ने दिया, ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। तो बच गया सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था। तो सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था का मतलब क्या? तो सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था जो है वो आप समझ गए कि हमें समाज में क्या करना है, अनुबंध बना के चलना है। अब ये जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का मतलब क्या? इसमें व्यक्तिगत हित को देखते हुए, समाज को साथ लेते हुए, अगर कोई कानून नियम समाज के खिलाफ है तो उस कानून नियम को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। इसी अवस्था पर किसने प्रकाश डाला है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए फिर लेते हैं समझना क्या कहा गया है, देखते हैं। कहा गया है यहां, देखो जहां समझ में ना आए तो पूछना, सुनना। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? समझना सर, अच्छे सवाल है सर, बताइए। अनु यानी कि कोई अनु है, वह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय करेगा कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। यानी कि व्यक्तिगत रूप हमारा तय नहीं करेगा, समाज तय करेगा कि क्या सही और क्या गलत। और इसके लिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किसको दिखाता है? तो सर ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के आधार पर फिर बताते हैं कि आखिर क्या सही। क्या आज्ञा पालन में दंड अभिविन्यास की बात की जा रही है?
क्या यहां पर अनु ये कह रहा है कि केवल डंडा बताएगा, यानी कि कोई दंड ही हमें बताएगा कि क्या कार्य करना है क्या नहीं, क्या गलत और क्या सही, क्या दंड के आधार पर बताया जा रहा? नहीं। तो पहला तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, क्या दूसरों को प्रसन्न करने में ही नैतिकता है? तो यहां पर कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। यहां पर यह कहा गया कि समाज तय करेगा क्या गलत क्या सही। यह नहीं कहा गया कि हमारे द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, जिस व्यवहार को हम ऐसा अनुमोदन करेंगे कि दूसरे लोग क्या करें उसे पसंद करें, ऐसा तो नहीं कहा गया। तो यह भी आपका सही नहीं है। उसके बाद कह रहा है आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास। आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम विन्यास क्या कह रहा? आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास कहता है कि हमें अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। हम चाहे पास हो चाहे फेल हो, पत्नी बचे चाहे मर जाए, लेकिन हम समाज के जो नियम है उनको नहीं तोड़ेंगे, यानी हमें समाज के नियमों के अनुसार चलना है। और यही तो कह रहा, जब केवल समाज तय करे, हम व्यक्तिगत हित को भी त्याग दें और वह समाज तय करे कि क्या सही और क्या गलत, हमारा व्यक्तिगत रूप नहीं, यानी कि व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए। बात समझ पाए कि नहीं? तो तब आपको क्या मानना है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा? तो आज्ञाकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास के अंतर्गत आएगा। जबकि ये तो कहा ही नहीं गया सार्वभौमिक नैतिकता, समाज से भी परे चले जाओ, जबकि यहां पर तो समाज ही तय कर रहा है, समाज से परे नहीं जाना। हमने एग्जाम्पल तुम्हें बताया था और एग्जाम्पल दिया भी है कि महात्मा गांधी, तुम चाहे हमें जेल में डालो, चाहे हमें मार डालो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं देश के लिए क्या करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, यानी कि वो रहेंगे सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत पर। यहां वो कह रहे नहीं, हमें क्या चाहिए? हमारे लिए समाज ही सर्वोपरि है, व्यक्तिगत हित नहीं। और जब समाज सर्वोपरि, तो वो किस अवस्था में रहेगा? आज्ञाकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास अवस्था, और ये चौथी अवस्था जो है वो आपकी रहेगी। ठीक है ना? चलिए बताना ये क्या क्या है। ये तो सीधे सीधा हो जाएगा, बताने नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण पर बच्चों में नैतिकता दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर बल दिया है? तो जहां दंड से बचने पर बल दिया जाए, आप पूर्व पारंपरिक स्तर पर जाएंगे, क्योंकि पूर्व पारंपरिक स्तर में दो स्टेप, एक तो दंड आज्ञाकारिता यानी कि दंड एवं आज्ञाकारिता, और दूसरा रहेगा वस्तु आपका यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। बात समझ पाए? तो आपका पहला ही सही है, दूसरा तीसरे से कोई मतलब नहीं, ना चौथे से हमें कोई मतलब है। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? देखो, जहां तुम्हें समझ में ना आए तो पूछने की कोशिश करो, हम तुम्हें समझाएंगे जरूर सर। चलिए, ये तो सरल था। चलिए ये बताते हैं क्या है सही और क्या गलत, समझना। क्या कहा है यहां पर? कहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जा रहा है? बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को आंकते हैं? भैया, हम स्वयं और दूसरे के कार्यों को आंकेंगे कि भैया तुमने हमें जरूरत पड़ने पर आइसक्रीम खिलाई थी कि नहीं? तुम्हारी जेब में 10 रुपए थे और तुम लेके आए थे, उस दिन तुमने अकेले 10 रुपए की टिक्की पी ली थी और हमें नहीं पिलाई थी। तो आज हम 10 रुपए घर से लेके आएंगे तो हम भी टिक्की नहीं पिलाएंगे। जैसा तुमने हमारे साथ किया वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे, यानी जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट। बात समझ पा रहे? तो ये किस में कहा गया है? ये दूसरी अवस्था में कहा गया है। दूसरी अवस्था आपकी जो कही गई है यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। तो इसमें कौन सा है जो यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास को बता रहा है? पहला ही बता रहा है, यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास को। बात समझ पाए? ये अभिनवीकरण है तो कोई बात नहीं, अभिविन्यास को अभिनवीकरण भी कह दें तो भी चलेगा, वो नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए तो परेशान नहीं होना। यांत्रिक उद्देश्य, यांत्रिक सापेक्ष, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण मिले, सब सही है। ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, कि भैया हम अच्छा लड़के अच्छे, इसमें तो स्पष्ट कहा गया है, तो ये तो व्याख्या बन ही नहीं रही, ना यहां पर कोई सामाजिक व्यवस्था हो रही हो, ना ही सामाजिक समझौता अभिनवीकरण चल रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर कोई अगर डाउट है तो सर पूछ सकते हो, देखना। अच्छा, हम इनमें तुम्हें अंतर बताते हैं, क्योंकि बाय द वे इनमें परेशान हुए तो सुनना, इनकी व्याख्या देते हैं। ये तो पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भैया तुम हमारे लिए अगर करोगे तो हम तुम्हारे भी कार्य काम आएंगे, यानी कि अगर तुम मेरा हित साधते हो तो मैं तुम्हारा हित साधूं। बात समझ पाए? यानी कि जैसा का तैसा। दूसरे में कहा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि हम समाज में अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, हम समाज को दिखाएंगे कि हम मम्मी पापा की नजर में हम अच्छे हो जाएं।
समाज हमारी तारीफ करे, हमारी प्रशंसा करे, वाहवाही करे, ऐसा कार्य हम करेंगे तो अच्छा लड़की अच्छी लड़की भी मिलना। लेकिन सामाजिक व्यवस्था निर्वाह अभिनवीकरण मतलब क्या? अभिनवीकरण। और दूसरा है सामाजिक समझौता अभिनवीकरण मतलब क्या? दोनों में अंतर समझना। सामाजिक समझौता क्या और सामाजिक व्यवस्था निर्वाहन क्या? यहां पर कहा है समाज में जो व्यवस्था है उसका ही निर्वहन करना। ध्यान करो, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था 3 इडियट्स का भी। वो कहता है, आमिर खान अपने मित्र के लिए पेपर को चुरा के लाता है। वो कहता है नहीं, मुझे पेपर नहीं चुराना, मुझे नहीं देखना पेपर, मैं चाहे फेल हूं या पास हूं, मैं समाज के नियमों को नहीं तोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? सामाजिक व्यवस्था नियमों का निर्वहन करूंगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो सामाजिक व्यवस्था निर्वहन किसके अंतर्गत आएगा? आपका वही जिसको हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। हम नहीं करेंगे चोरी, चाहे पत्नी मरे और चाहे जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कोई भी दबा की क्या कर लेगा? चोरी कर लेगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समझौता विनिवीकरण क्या कहता है? तो सामाजिक समझौता विनिवीकरण भी देखते हैं कि आखिर सामाजिक समझौता विनिवीकरण क्या है। देखना सर, सामाजिक समझौता विनिवीकरण का मतलब क्या? सामाजिक समझौता विनिवीकरण जो है हमने आपको बताया था, इसमें व्यक्तिगत, ऊपर वाले में पहले समझना, सामाजिक व्यवस्था विनिर्वाहन में हम व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए सामाजिक व्यवस्था को निर्वहन करेंगे या सामाजिक दायित्वों को भली प्रकार निर्वहन करेंगे। लेकिन इसमें कहा है कि सामाजिक समझौता अभिनवीकरण, सामाजिक समझौता का मतलब है हम अपने हित को देखते हुए और उसी में समाज का अगर हित छुपा हुआ है तो हम समाज में जो प्रचलित नियम हैं उनमें क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। बात समझ पाए? यानी कि समाज में ही हमको क्या करना है? समझौता करना है। तो समाज में समझौता अगर करना है तो उसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई कानून समाज के आड़े आ रहा है तो उस कानून को बदल दो और समाज के अकॉर्डिंग, समाज के समझौते के अकॉर्डिंग क्या कर दो? कानून को ला दो। जैसे अभी नए नए कानून आए, किसान बिल आए। किसान बिल जो लाया गया वो किसानों के खिलाफ था, सारे किसान एकजुट हो गए और सरकार को कानून क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। यानी कि सामाजिक समझौते के अनुसार ही कानून का निर्माण करो। बात समझ पाई कि नहीं? लेकिन जो कानून बना है उसका हम व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए क्या करेंगे? उस कानून का क्या करेंगे? पालन करेंगे। तो हमारी कौन सी अवस्था रहेगी? तीसरी अवस्था। बात समझ पाए? और तीसरी का मतलब है, ये जो तीसरा विकल्प दिया गया इसका मतलब क्या है? वैसे तो ये चौथी अवस्था है और ये नैतिक विकास की 5वीं अवस्था है। समझ पा रहे कि नहीं सर? चलिए थोड़ा सा और लेते हैं, मतलब अभी थोड़ा और, फिर सर हम रुक जाते हैं। हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है ना? क्योंकि कंप्लीट तो नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे बकाया। अब ये तो पता नहीं, जरूरत नहीं है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? और आपको इतना याद हो गया हो, जब अवस्थाएं याद हो गई, सबसे पहले महाराज कौन सा स्तर आएगा? तो आप भी जानते हो कि सबसे पहले जो है वो पूर्व पारंपरिक आएगा, फिर पारंपरिक आएगा और उत्तर पारंपरिक आएगा। तो यहां पर जो दिया गया है नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? ये दिया गया है पूर्व पारंपरिक और इसके बाद दिया गया है उत्तर पारंपरिक, लेकिन बीच में जो है वो पारंपरिक स्तर गायब है। ये दिया है पूर्व पारंपरिक, ये दिया है गैर पारंपरिक और ये दिया है उत्तर पारंपरिक। इसके बाद दिया है उत्तर पारंपरिक, इसके बाद दिया है पारंपरिक और ये दिया गया है पूर्व पारंपरिक। ये दिया गया है पारंपरिक, ये दिया गया पूर्व पारंपरिक और ये दिया है क्या आपका? उत्तर पारंपरिक। तो सर सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। तो सर बताइए इसका सही क्रम क्या होगा? बताइए सर इसका सही क्रम क्या होगा, ये आप बताओ। क्या क्या तो सर देखना, पूर्व पारंपरिक के बाद गैर पारंपरिक तो कुछ होता ही नहीं है और उसके बाद आता है उत्तर पारंपरिक। तो यहां अगर पारंपरिक होता तो सही होता, लेकिन ये गैर पारंपरिक नहीं होता, नहीं तुम गैर पारंपरिक को पारंपरिक मान लो, ठीक है ना? तो ये भी गलत हो गया।
उत्तर पारंपरिक के बाद पारंपरिक आता है, ऐसा नहीं। पूर्व पारंपरिक के बाद पारंपरिक, पारंपरिक के बाद उत्तर पारंपरिक, तो ये भी गलत है। पारंपरिक के बाद पूर्व नहीं आता, जबकि पूर्व पारंपरिक पहले आता और पारंपरिक बाद में, तो ये भी गलत है। मतलब ये मिसप्रिंट हो गया। इसके बीच में यहां पर रहेगा क्या? पारंपरिक, यानी कि यहां पर जो आपका पारंपरिक रहेगा तब जाके पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है ना। या फिर यहां से इस गैर को हटा दो तो फिर पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक सही है, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। पूर्व पारंपरिक के बाद पारंपरिक आएगा और फिर उसके बाद क्या रहेगा? उत्तर पारंपरिक रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको मान लो तो पहला, और अगर ये गैर हटा दे तो फिर दूसरा विकल्प सही है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमने देख लिए हैं, क्योंकि गैर पारंपरिक तो दिए हैं लेकिन इसके बीच में मिसप्रिंट हुआ है, तो वही आपको क्या करना है? सही मानना है, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट है और कोई नहीं, इसकी जगह पर पारंपरिक हम ऐड करा देंगे। चलिए एक और कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी के कल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा हम कितना भी खींच लें। देखना, चलिए बताना। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून एवं लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में परिलक्षित होती है? स्तर 1 पूर्व पारंपरिक, स्तर 2 पारंपरिक स्तर, स्तर 3 उत्तर पारंपरिक चरण और स्तर 2 और स्तर 3 दोनों में ही। समझना समझना, यानी कि स्तर 2 और स्तर 3 दोनों में, कि केवल स्तर 1 केवल पूर्व पारंपरिक में, कि स्तर 2 पारंपरिक चरण में या उत्तर पारंपरिक चरण में। अब जरा समझना इसका मतलब क्या है। यहां कहा है सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार। हमने हूबहू तुम्हें लिखवाया है, ऐसा ही तुम्हें एक्सप्लेन भी किया है कि जब समुदाय के कल्याण के लिए प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत, यानी कि जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे समाज का हित छुपा हुआ है, और प्रजातांत्रिक रूप से वो स्वीकार भी कर लिया गया कि भैया हाँ यही बात सही है। कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार अगर वो व्यक्ति व्यवहार करता है तो उस प्रकार की नैतिकता की अवस्था किस के अंतर्गत आएगी? तो हमने आपको स्तर 3 और 5वीं अवस्था के अंतर्गत इसको क्या किया है? बताया है सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था। अगर कोई कानून आड़े आ रहा है समाज के, तो ऐसे कानून को हम क्या कर देंगे? बदल देंगे। बात समझ पाए कि नहीं? तो निश्चित सी बात है, अगर हम ऐसे कानून को अगर हम बदलेंगे तो अपने आप से क्या कहा है? सामुदायिक कल्याण के लिए प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग की किस अवस्था के अंतर्गत आएगी? तो हमने आपको बताया क्या? आप उत्तर पारंपरिक चरण पर जाएंगे तो उत्तर पारंपरिक चरण का पहला है सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था, और सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था क्या कहती है? और दूसरा आपका रहेगा सार्वभौमिक नैतिकता। तो सार्वभौमिक नैतिकता की तो बात कही नहीं गई, यहां कही गई है समाज के अनुसार। हमने क्या कहा? जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पढ़ाने के दौरान कि आप ध्यान करो कि अगर कोई कानून ऐसा है जो समाज के आड़े आ रहा, भाई किसानों के लिए बिल लाया गया और उस किसान से उस बिल से काफी किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनको उससे नुकसान था, तो सरकार ने उस बिल को वापस लिया। क्यों? क्योंकि वो कानून जो है वो समाज के एक बड़े तबके को क्या कर रहा था? प्रभावित कर रहा था। तो समाज के हित को देखते हुए अगर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए, समाज के रूप, समाज के विचारधारा को स्वीकृत करके अगर लोक प्रथा और कानून के अनुसार अगर व्यवहार किया जाएगा तो निश्चित सी की बात वो कहां पर आएगा? सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। हमने आपको एग्जाम्पल दिए भी हैं, यहां भी समझा रहे हैं और फिर समझा रहे हैं कि सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था का मतलब क्या? सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था का मतलब यही है कि सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था का मतलब यही है कि अगर आप अपने हित के साथ सामाजिक हित को देख रहे हो तो फिर वैसा कार्य आप क्या कर दो? संपन्न कर दो। यहां पर हिंज के लिए क्या कहा गया था? हिंज कानून व्यवस्था बनाए रहे तो ठीक है, लेकिन इस अवस्था में वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। लोग जाएगा 4 लोगों के सामने तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो समाज में कम से कम अपनी इज्जत तो बचाए रहे। उस इज्जत बचाने के लिए वो क्या कर ले? दवा की चोरी कर ले। बात समझ पाए कि नहीं? क्योंकि समाज कहता है कि पहले आप अपनी पत्नी की तो जान बचा लो, तब आप जाके क्या करोगे? बड़ी बड़ी कानून और नियम की क्या करोगे? बातें करोगे।
बात समझ पाए? तो इसके लिए आपका कौन सा स्तर, ये तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर, और उत्तर पारंपरिक स्तर जो है वो आपका क्या रहेगा, तो तीसरा चरण रहेगा, यही आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब रुक जाते हैं सर इसके आगे कल।